हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड हमारी CUET की टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो आज हमारी ये थर्ड क्लास होगी। आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CUET के एग्ज़ाम में PG हिस्ट्री यहाँ पर आपकी बहुत ही ज़्यादा आपके पास कम समय बचा है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। तो आप सभी को मेरे साथ साथ आज की वीडियो में भी हम कुछ 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिलेगा। आप सभी को यहाँ पे साथ साथ ही क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहना है, और आपको वीडियो के एंड में ये भी बताना है कि आउट ऑफ 20 आप सभी का स्कोर कैसा रहा। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने और दोस्तों को ज्वाइन करो कि CUET की PG की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो उस क्लासेस को देख सकता है। बहुत ही हेल्प आपको इस क्लास के थ्रू मिलने वाली है। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस में आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपके सामने वर्ल्ड हिस्ट्री का रखा है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ अनाक्रमण समझौता कब किया था? When did Germany sign a non-aggression pact with the Soviet Union? आपके पास यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा है, जुलाई 1938 में, अगस्त 1939 में, अगस्त 1940 में, या फिर जुलाई 1940 में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने भी मेरी वीडियोस लाइव देख रहे हैं या बाद में ऑफलाइन देखेंगे, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, आप लोगों को भी ट्राई करना है, ताकि आप यहाँ पर आंसर करेंगे और यही क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल गया तो वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ बेशक गलत होगा लेकिन वहाँ आपका सही होगा। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी को यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यह रही अगर आपकी बात, जर्मनी ने आपका साइन किया था नॉन अग्रेशन पैक्ट आपके सोवियत यूनियन के साथ, तो वो टाइम था आपका 23 अगस्त 1939, ठीक है। तो ये पूरी डेट आपको याद रखनी है, ईयर भी ज़्यादातर मैक्सिमम आपको मंथ और ईयर याद होने चाहिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जर्मन सोवियत अनाक्रमण संधि को नाजी सोवियत अनाक्रमण संधि और जर्मन सोवियत अनाक्रमण संधि, हिटलर स्टालिन संधि और मोटोलोप रिबिटॉप संधि के रूप में भी जाना जाता है। ये देख सकते हैं आप सभी कि इसको इतने सारे नॉन एग्रेशन पैक्ट के नाम से जानते हो। नाजी सोवियत नॉन अग्रेशन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जर्मन सोवियत ट्रीटी ऑफ नॉन अग्रेशन। तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ भी नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। बात यहाँ पर एक ही की जा रही है। तो ये साइन कब हुआ था आप देख सकते हो, 23 अगस्त को हुआ था 1939 में। और अगर पूछा जाए किसके बीच में, तो याद रखना जर्मनी और आपके सोवियत यूनियन के बीच में, ठीक है। जो कि आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के कुछ दिन पहले ही इसका क्या किया गया था, इसको कॉन्क्लूड किया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, जहाँ पर आपके सिलेबस में ऑल एक्ट्स पूछे गए हैं। तो ऑल एक्ट्स आपको सभी को आने चाहिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट CUET के हमारे बैचेस ले रहे हैं उसमें मैंने ऑलरेडी ये सारे के सारे एक्ट डिटेल में कराया हुआ है, तो कोई भी गड़बड़ आप में से किसी की नहीं होनी चाहिए। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ब्रिटिश भारत के इनमें से किस अधिनियम ने कॉरपोरेट कार्य प्रणाली के लिए पोर्टफोलियोज या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपने कार्यकारी परिषदों पर वॉइसरॉय के अधिकार को मजबूत किया था?
Which of the following acts of the British India strengthened the Viceroy authority over his executive council by the substituting portfolio or the departmental system for corporate functioning? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है एक 1892 का और एक 1902 का। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा एक्ट था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा करेक्ट? तो देखिए, अगर हम बात करें आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके थ्रू आपके वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये एक मिनिएचर कैबिनेट के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम के थ्रू इसको चलाया जाता था और आपके हर एक इसमें ईच ऑफ दी 5 ऑर्डिनरी मेंबर्स आपके यहाँ पर इंचार्ज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में कितने मेंबर्स थे? 5, ये भी आ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। प्रशांत क्षेत्र में मिडवे की लड़ाई के दौरान युद्ध जापान के खिलाफ हो गया था, क्या ये बात सही है? या फिर स्टेलिनग्राद की लड़ाई में सोवियत की जीत के साथ यूरोप में युद्ध का ज्वार बदल गया था। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखा और आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, ओनली सेकंड, या फिर दोनों स्टेटमेंट ठीक है, या इसमें से कोई भी नहीं। तो देखो, इन द पैसिफिक द वॉर टर्न अगेंस्ट जापान ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मिडवे, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जो द टाइड ऑफ द वॉर इन यूरोप शिफ्टेड विद द सोवियत विक्ट्री एट द बैटल ऑफ, तो ये गलत बैटल है, सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओनली फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बैटल ना होकर के यहाँ पर जो बैटल है वो यहाँ लिखा है आप सभी के सामने, ग्वाडल कैनाल की लड़ाई के साथ आपको ये देखने को मिलता है। इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो गलत हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटल ऑफ मिड डे आपका 3 से 6 जून 1942 के समय पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें प्रशांत क्षेत्र यानी पैसिफिक जो है वो आपके जापान के खिलाफ हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैम स्टेटमेंट वाई टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आइए, 1 वर्ड तो ईजिली से हो जाते हैं लेकिन आपको स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो आज की क्लास में आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहना। कहीं भी कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और आपको इस प्रैक्टिस के थ्रू ये भी एक आइडिया हो जाएगा कि अभी भी आपके एग्ज़ाम में तक कम समय है तो कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस टॉपिक को जा कर के अभी भी दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 1930 के दशक की शुरुआत में, ठीक है, 1930 के दशक की शुरुआत में गुरुदादा दत्त द्वारा ब्रह्मचारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ब्रह्मचारी मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय गुरुदेव दत्त इन अर्ली 1930। यह आपका जो ब्रह्मचारी आंदोलन ने बंगाल के लोक नृत्य को पुनर्जीवित करने में बहुत ही योगदान दिया है। तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके ब्रह्मचारी मूवमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट बहुत आराम से पढ़ना, एक पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, दोनों ही सही है, या इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है, सभी को बताना है। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं आपके भर्तृहरि मूवमेंट के बारे में, तो आपके ब्रह्मचारी आंदोलन की शुरुआत तो बिल्कुल सही है कि गुरुदादा दत्त के द्वारा हुई थी, बट 1930 में ना होकर के 1932 यानी कि 1932 में हुई थी।
ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, या तो ये नाम गलत देते या तो ये ईयर आपके साथ गलत करते। तो बेटर है कि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी खासी तरीके से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड देखते हैं कि आपके ब्रह्मचारी आंदोलन ने बंगाल के लोक नृत्यों की पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पहला ऑप्शन गलत क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ब्रह्मचारी आंदोलन 1932 में गुरु सदस्य दत्त द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज क्या था। और आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिगार्डिंग आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे खासे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी तक डाउट है, तो जा कर के पढ़ो, लेकिन इस टॉपिक को करके ज़रूर जाना। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है, हैवी टैक्सेशन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। आपके भारतीय उत्पादों पर भारी कराधान की वजह से आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड गन का परिचय, एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का विलय हुआ था, या डिमोलिशन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट दैट हिट पुअर पीजेंट एंड आर्टिस्ट। आपके गरीब किसानों और कारीगरों को प्रभावित करने वाले पारंपरिक हस्तशिल्पों का बिंदुस्वस। तो देखो 1857 का जो आपका इमीडिएट कारण, इमीडिएट कॉज जो माना जाता है वो आप सभी को पता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड गन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, और आशा करती हूँ सबका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर पूरी चीज़ें ये पढ़ी हैं, सुनी हैं, और हम इसको बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो आपके यहाँ पर क्या है, आपके एनफील्ड राइफल्स का उपयोग था, जिनके कारतूसों के बारे में कहा जाता है कि वह आपके बीफ और आपके किसके पिग के मांस से बने कवर से विद्रोह को भड़काते हैं। ये चीज़ सबने अच्छे खासे तरीके से सुनी है इस टॉपिक में। तो ये आपको याद रखना है, और किसी का ये चीज़ गलत बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें पूछा है आपका यूएसएसआर और आपकी जर्मनी के बीच में युद्ध कब शुरू हुआ था। ठीक है, 20 जून 1940 को, 22 जून 1941 को, 26 जुलाई 1941 को, या फिर 16 अगस्त 1942 को। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। आपके यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में जो वॉर है वो कब बिगेन हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, आपके यूएसएसआर और आपके जर्मनी के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपके 22 जून को 1941 में। क्लियर हो गया। तो जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप सभी देख सकते हैं कि 22 जून को आपके वॉर हुआ था यूएसएसआर और आपके जर्मनी के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जर्मन आक्रमण के साथ शुरू हुआ, जिसे किसके नाम से भी आप जानते हो, ऑपरेशन बारबोसा के नाम से भी जानते हैं। तो क्या पता आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन बारबोसा किसके नाम से जानते हैं और ये वॉर किसके बीच में हुआ था। तो याद रखना, यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में, जो कि 22 जून 1941 में हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कुछ आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से, यानी कि आपके इंस्क्रिप्शन शिलालेख से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, स्टेटमेंट से रिलेटेड लेकर आई हूँ, वन वर्ड इसलिए नहीं लाई। आप सभी को जो प्रॉब्लम आती है वो स्टेटमेंट में आती है, इसीलिए मैं आपके साथ लाई हूँ। और इसको करने और कराने का तरीका क्या है वो भी मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर बहुत से लोगों को पता भी होगा, बट कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो आप पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम उसकी बात करेंगे। अशोक के अभिलेख के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, पूछा है। पहला है, अशोक का नाम सभी शिलालेखों पर हमें देखने को मिलते हैं, या फिर अशोक के शिलालेख भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही पाए जाते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द अशोकन अकर्स ऑन ऑल इंस्क्रिप्शंस, एंड द सेकेंड वन इज, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही सिर्फ देखने को मिलते हैं।
तो आपके ऑप्शन है सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, सभी ने इंस्क्रिप्शंस पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो इंस्क्रिप्शंस की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग नहीं तो एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो इंस्क्रिप्शन को अच्छे खासे तरीके से मैंने सारा कुछ डिटेल में कराया हुआ है। अशोक के इंस्क्रिप्शन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। आपको भी पता है कि अशोक का नाम सभी शिलालेखों पर होता है, बिल्कुल भी नहीं, सारे शिलालेखों पे आपको ये देखने को नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ इन्होंने आपसे बोली है कि आपके अशोका के इंस्क्रिप्शन हमें भारत में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। अफ़गानिस्तान में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। बट हमें नेपाल में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी वजह से अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट था ही नहीं। क्यों नहीं था वो मैंने आपको बता दिया। रही बात, कहीं भी आप जब स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको कहीं भी ओनली वर्ड नज़र आ जाए तो वो हमेशा गलत ही होता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपने ऑप्शन में देखा ओनली वर्ड, तो आप लोग उस ऑप्शन को बिल्कुल ही रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादातर सोचना नहीं है, डायरेक्ट उसको कट करना है कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया नेपाल में भी है। तो जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके महाजनपदास से रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत ही ईजी सा है, तो जल्दी से इस क्वेश्चंस को पढ़िए। आप सभी के सामने यहाँ पे स्टेटमेंट का है। पहला है, 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया और आपके प्रारंभ में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, लेकिन बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी को राजगीर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जल्दी से बताओ, 6 to 4th सेंचुरी में मगध आपका सबसे पावरफुल था महाजनपदास में। ये बात सभी को पता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। इट मीन्स आपका पहला ऑप्शन तो सही है। वहीं अगर मैं दूसरे ऑप्शंस की बात करूं, तो दूसरे ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, लेकिन बाद में उसको राजगीर में बोला कर दिया गया इसको ट्रांसफ़र। तो देखो, आपको भी पता है कि पहले राजगीर राजधानी थी, बाद में उसको पाटलिपुत्र में ट्रांसफ़र किया था, शिफ्ट किया था। यानी कि यहाँ पर इसका अपोजिट लिखा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है वो गलत होता है, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सबको मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं, बट जब आप इस तरीके के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस देखते हैं तो आप लोगों की प्रॉब्लम आने लगती है कि यहाँ तो आपको क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ये सबको पता है पाटलिपुत्र भी आपकी कैपिटल है, आपकी राजगीर भी है, बट आप ये चेक करो, ये माइंड में सेट करो कि राजगीर कैपिटल पहले थी, उसको शिफ्ट पाटलिपुत्र में किया गया था। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा, तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा है बौद्ध धर्म में पति मोक्ष का क्या अर्थ है। देखो, इस तरीके के जो टर्म्स आपके पास दिए जाते हैं ज़रूर आएंगे, टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो पहला है महायान बौद्ध धर्म का वर्णन, या फिर हीनयान बौद्ध धर्म का वर्णन, संघ के नियम, या राजा मियांडर के प्रश्न। द डिस्क्रिप्शन ऑफ महायान बुद्धिज्म, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हीनयान बुद्धिज्म, द रूल्स ऑफ द संघ, या फिर क्वेश्चन ऑफ द किंग मियांडर। तो जल्दी से बताओ, आपके पति मोक्ष जो है ये वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिल जाए तो राइट आंसर है आपके संघ के नियम, रूल्स ऑफ द संघ। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपने ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लोगों ने बताया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी बात पर एक बार जल्दी से सभी के सभी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसका भी ये क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि बहुत ही रेयर ही सबको पता होता है कोई भी टर्म्स का मतलब। तो पति मोक्ष जो है ये स्टैंड करता है रूल ऑफ द संघ। आपका बुद्ध, धम्म और संघ, ये आपके तीन ज्वेल्स हैं बुद्धिज़्म के, बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं
जो कि आप सभी को पता है, और ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे चैनल पे वीडियोस आएगी उसका लिंक भी आपको वहाँ मिलता रहेगा। कोई भी अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल पे। जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं तो आप इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैसेज के थ्रू आप अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हैं। बाकी की सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप CUET के एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ मैंने जो पहले भी कराई हुई है वो सारी वीडियोस देख लो, बहुत ही काम आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जो कि है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। इनमें से कौन से प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम थे? आपको बताना है कौन सा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस था आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज कार्व्ड अप इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। दूसरा ऑप्शन है रशिया एंड जर्मनी गेव लैंड टू पोलैंड। तीसरा ऑप्शन है आपका कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट वर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो आपको जल्दी से बताओ कि आपको जो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम थे वो क्या थे। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया हंगरी को कई स्वतंत्र राज्यों में तराशा गया था, बिल्कुल सही। रूस और जर्मनी ने पोलैंड को जमीन दी थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मध्य पूर्व के देशों को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में रखा गया था, ये बात भी सही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप में से जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के साथ आप देखोगे 4 राजशाही आपके समाप्त हुए थे, जिसमें से आपके रूस के जार निकोलस द्वितीय थे, जर्मनी के आपके केसर, ये आपको याद रखने ने विलियम थे, ठीक है। आपके एम्परर चार्ल्स थे, ऑस्ट्रेलिया के आपके सुल्तान थे ऑटोमन एम्पायर के। ये सारे के सारे लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पुराने साम्राज्यों से नए देशों के तराशा गया, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी को आपके विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में तराशा गया था। आपके रूस और जर्मनी ने पोलैंड को ज़मीन भी दी थी, ये बात भी सही है। इसके अलावा आपके मध्य पूर्व के देशों को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में रखा गया था, ये बात भी सही है। इसलिए ये तीनों ही स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही था। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से मित्र देशों की शक्तियों के मुख्य सदस्य थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन मेंबर्स ऑफ द अलाइड पावर्स? फ्रांस, ब्रिटेन या फिर रूस? जल्दी से कमेंट करके बताओ फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही है, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों की तीनों ही सही है। देखो अगर हम बात करें, सभी को पता है आपका जो अलाइड पावर है उसमें आपके फ्रांस, ब्रिटेन और रूस तीनों के तीनों ही आते हैं। इट मीन्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके अलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया हैं, जिसमें से 1917 में यूनाइटेड स्टेट जो है वो आपके इस लड़ाई से बाहर भी हो गया था, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा केंद्रीय शक्तियों के मुख्य सदस्य थे? Which of the following were the main members of the central power? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और आपकी बुल्गारिया। तो जल्दी से बताओ फर्स्ट और सेकंड, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर ये चारों के चारों ही आपके मेन मेंबर्स थे सेंट्रल पावर के। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये चारों के चारों ही आपके सेंट्रल पावर्स के मेन मेंबर्स थे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध के जासूस थे, स्पाई थे आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर? जेम्स बॉन्ड, माता हरी या फिर आपके एडी रेनबेकर? कौन आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पे जासूस था? जेम्स बॉन्ड, माता हरी या फिर आपकी एडी रेनबेकर? तो याद रखना
आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर जो भी स्पाई जासूस थे वो थे सिर्फ और सिर्फ माता हरी। ठीक है, तो इस वजह से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओनली सेकंड करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माता हरी आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शी वॉज शूट बाय द फ्रांस ऑन द चार्ज ऑफ स्पाई फॉर जर्मनी। नेक्स्ट देखेंगे आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनमें से किस संधि पर प्रथम विश्व युद्ध के अंत में मित्र देशों और संबंध शक्तियों और जर्मनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आपका एंड हुआ था तो आपके अलाइड जो पावर है, जो जनवरी के साथ इन्होंने ट्रिटी कौन सी साइन की थी? ट्रिटी ऑफ वर्सैले, आपका सेंट जर्मन एनले की संधि, या फिर आपके वुड्रो विल्सन एंड द 14 पॉइंट्स, या फिर ट्रिटी ऑफ आपके ट्रायोन, सेवरेस और लुसानो की संधि। तो सभी को पता है वर्साई की संधि आपकी हुई थी, वर्सैली, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो सभी को पता है और ये सभी का करेक्ट भी होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको पता है आपके वर्साई की संधि एक शांति दस्तावेज थी जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के अंत में मित्र देशों और संबंध शक्ति द्वारा और जर्मनी द्वारा 28 जून को 1919 को फ्रांस के वाइसरॉय के पैलेस में आपको ये देखने को मिलता है, जो कि 10 तारीख को लागू कर दिया गया था, जनवरी में 1920 में। अब आएंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लोअर पैलियोथिक स्टोन एज से भी मैं आपके लिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज। निम्न पुरापाषाण युग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है सही बताना है। लोअर पैलियोथिक आपको बताना है। आपको पता है आपके पैलियोथिक के 3 फेज होते हैं, लोअर, मिडल और अपर। तो लोअर से रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। पहला है लोअर पैलियोथिक एज केम टू एन एंड विद द एंड ऑफ द आइस एज अराउंड 900 BC, और इसका कैरेक्टर है कि यहाँ इस समय ब्लेड यूज होता है, बोरर और स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो अगर आप लोअर पैलियोथिक पीरियड की बात करेंगे, अगर हम निम्न पुरापाषाण युग की काल की बात करेंगे, आपको भी पता है कि ये एक्सटेंड हुआ था हमारे भारत में। जैसे कि आपको ये पंजाब में देखने को मिलता है, आपके कश्मीर में हमें देखने को मिलेगा, आपके उत्तर प्रदेश हुआ, आपके राजस्थान हुआ, इन सब में हमें देखने को मिलता है। इसका देखो, और लोअर पैलियोथिक पीरियड में आपके आइस एज जो है वो सबसे ज़्यादा कवर होता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड ये गलत है, ये आप सभी जानते हो। इसका जो एंड हुआ था वो 900 BC नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसका आपका 50,000 से लेकर के 40,000 BC के अप्रोक्स, बाकी आपको टाइम पीरियड पता ही आगे पीछे होते हैं। रही अगर बात आपके टूल्स के बारे में, इसके करेक्टर फीचर इज द यूज़ ऑफ ब्लेड्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस समय के जो लोग हैं कौन से टूल्स का यूज़ करते थे, सभी को बताना है। जितने भी लोग यहाँ पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आशा करती हूँ, क्योंकि हमने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी मैंने सबको पढ़ाया है। इस समय के जो पत्थर के जो टूल्स होते थे, आपको भी पता है, आपके स्क्रैपर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके हैंड एक्स आपको देखने को मिलता है, आपके चॉपर्स आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब ये लोग किस पर्पस के लिए यूज़ करते थे? आपके हंटिंग और गैदरिंग यानी शिकार करने के पर्पस से करते थे। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि ये चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती थी किस पर्पस के लिए? कटिंग करने के लिए, डिगिंग करने के लिए, स्किनिंग करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं? गलत हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन में दे रखा है ये मिडल पैलियोथिक पीरियड का दे रखा है। ब्लेड, बोरर और स्क्रैपर जो है मिडल पैलियोथिक पीरियड में इसका यूज़ होता था। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप लोग पैलियोथिक के तीनों टाइम के टूल्स देख सकते हो, लोअर, मिडल और आपके अपर पैलियोथिक।
तो लोअर में आप लोग यहाँ जूम कर दे ताकि आपको यहाँ पे क्लियर से अच्छे से आराम से देख सकें आप सभी। तो ये रहा आपके सामने। लोअर पैलियोथिक में चॉपर पैडल आपके यूज़ किए जाते थे डिगिंग और स्किनिंग करने के लिए। हैंड एक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दोनों साइड देख कटिंग कुछ इस तरीके का दिखता था, ठीक है। मिडल में आपको देखो नाइफ देखने को मिलेंगे, स्क्रैपर्स देखने को मिलेंगे। अपर पैलियोथिक में देखो ब्लेड देखने को मिलेगा, निडल देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आप सभी को, क्योंकि एक बार सबको लगता है कि स्टोन एज का टॉपिक है, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कितनी प्रॉब्लम क्या आएंगी वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये सब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, आप सभी इसको अच्छे खासे तरीके से पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे पढ़ना है। और यहाँ पर मैंने लिखा ही हुआ है कि आपके इस समय कौन कौन से टूल्स यूज़ होते थे। हैंडेक्स, क्लीवर्स और चॉपर इस समय के लोग यूज़ करते थे चॉपिंग, डिगिंग और स्किनिंग के पर्पस के लिए। इस समय दो ट्रेडिशन आपको मिलेगा, सुनेनियन और एक्लियूनियन ट्रेडिशन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जो ये लोग यूज़ करते थे। क्लियर हो गया। और ये रहे हिंदी में, जितने भी स्टूडेंट हिंदी में, आप लोग इसको यहाँ पे इसको आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको करके ज़रूर जाइएगा। चलिए अब कुछ ऋग्वेद से रिलेटेड बात कर लेते हैं। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद मंडल इज ऑल्सो नोन एज सोम मंडल। तो ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जिसको सोम मंडल के नाम से जाना जाता है? 10th, 9th, 8th या 7th। तो सभी को पता है कि ऋग्वेद मंडल को सोम मंडल आपके 9वें मंडल में कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैक्सिमम हर स्टूडेंट का सही होगा। ऋग्वेद से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ये लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वैदिक कलेक्शन का। इसमें 1028 मंत्र आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 10 बुक्स हैं जिसको आप मंडल के नाम से जानते हो। और जो 9वां मंडल है ऋग्वेद, जिसको सोम मंडल कहते हैं, इसमें 114 हिम्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सोम पवन को समर्पित किया जाता है। ये सारे के सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। द सुल्तान हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदर सानी। सुल्तान जिसे खुद को दूसरा सिकंदर सानी बताया था, वो कौन थे? सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो ये सबको पता है, बहुत बार आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हैं, जो अपने आप को दूसरा सिकंदर जिन्होंने बताया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी आपको पता ही है मिलिट्री से और ये इम्प्रेशनिज्म है, और जिनको ओरिजिनल नेम, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम क्या था, तो ये दोबारा से याद कर लेना जिनको नहीं पता। अली गुरसप इनका नाम था, बहुत बार एग्जाम में आता है। इन्होंने आपको टाइटल अलेक्जेंडर और सिकंदर सानी दिया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं आपके मुगल से क्वेश्चंस, और मुगल एम्पायर के समय पे वुमेन की सिचुएशन कैसी थी उससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही। पहला ऑप्शन है, महिलाओं को आमतौर पर मुगल साम्राज्य में एक अधीनस्थ स्थिति पर कब्जा कर लिया गया था। पर्दा, बहुविवाह, कन्या भूषण हत्या और सती जैसी सामाजिक प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। मुसलमानों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। तो जल्दी से बताइए कि वुमेन की सिचुएशन मुगल एम्पायर के समय पर कैसी थी, ए, बी, सी या डी। और आपको बिल्कुल करेक्ट बताना है सभी को। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर मुगल एम्पायर के समय पर जो आपके वुमेन महिलाओं की जो सिचुएशन थी, मुसलमानों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, बिल्कुल बात सही है। पर्दा भी आपको देखने को मिलेगा, पॉलीगैमी भी दिखेगी, फीमेल इन्फेक्टिसाइड भी दिखेगी, सती, ये सभी के सभी वहाँ पे उस समय प्रचलित नहीं थे। और आपकी सबऑर्डिनेट पोजीशन है मुगल सोसाइटी, महिलाओं को आमतौर पर मुगल साम्राज्य में एक अधीन स्थिति पे कब्जा कर लिया गया था। तो ये सारे के ऑप्शन आपके सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि आप सभी जानते हो महिलाओं ने आमतौर पर मुगल समाज के एक अधीन स्थिति पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पे पर्दा, बहुविवाह, कन्या भूषण हत्या और सती ऐसी सामाजिक प्रचलित नहीं थी। और बहुविवाह यानी पॉलीगैमी भी मुस्लिम्स में आम है, आपको आज भी पता ही है चीज़ें। आगे बढ़ेंगे। सिकंदर लोदी से स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिकंदर लोदी ने उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उसके स्थान पर मस्जिदें बनवाई थी।
उसने हिंदुओं को जमुना के घाटों पर स्नान करने से मना कर देने का आदेश जारी किया था। तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये तो आप में से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। सिकंदर लोधी ने क्या करा था, क्योंकि ये मुस्लिम थे, हिंदू के मंदिर को तोड़वा करके उसकी जगह अपने मॉस्क्यूज बिल्ड करवाए थे, बात बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ इन्होंने हिंदू के लोगों को मना कर दिया था आपके जमुना के घाट पे नहाने से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स दोनों के दोनों ही बात यहाँ पर सही लिखी है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, सबने अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई हुआ और आप सभी को पता है। नाउ ये रहा आज का आपका 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 19 क्वेश्चन हमने डन कर लिए। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए और सभी के सभी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 20 आप सभी का स्कोर कैसा रहा और आज की क्लास आपको कैसे लगी, आज का क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कितने हेल्पफुल रहे। कुछ आपके इन्हीं क्वेश्चन से बहुत हेल्प होने वाली है, तो बिना इसको स्किप करे आपको मेरे साथ बने रहना है और क्वेश्चन का आंसर बताते हुए जाना है कि भारत के इनमें से रियासतों में से कौन सी भारत सरकार के साथ सीधे राजनीतिक संबंधों से थी। Which among the following princely state of India were in direct political relation with the government of India? हैदराबाद स्टेट, ग्वालियर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर या फिर बड़ौदा स्टेट। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ सही है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी के सभी सही थे, ऑप्शन नंबर डी। आपको भारत के टोटल आपकी 5 रियासतें भारत सरकार के सीधे राजनीतिक संबंधों में थी, यानी कि हैदराबाद राज्य, ग्वालियर राज्य, जम्मू कश्मीर, बड़ोदरा और आपके मैसूर। यानी कि आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। और जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर 20 बताया वो बिल्कुल सही है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, मेरी टेस्ट सीरीज आपको हेल्प कर रही होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी और आप सभी का स्कोर कैसा रहा। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, अपने और दोस्तों में इसको करो, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम तक आने तक हम इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट है आपके किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट के थ्रू तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। पेड क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं 8882196980। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज के थ्रू हिस्ट्री की क्लासेस के लिए वहाँ से सारी अपडेट ले सकते हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड है बाकी की चीज़ें आप इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।